नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात होगी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की सत्ता जब संभाली बतौर प्रधानमंत्री, तो लाल किले की प्राचीर से जब पहली बार उन्होंने ध्वजारोहण किया था, उसके बाद जब राष्ट्र को संबोधित किया था, तो कुछ ऐसे मुद्दे उन्होंने अपने भाषण में शामिल किए थे जिन पर आज भी देश ये कहता है कि एक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जो बातें उन्होंने कही थी वो वाकई आश्चर्य कर देने वाली थी। और वो ना सिर्फ आश्चर्य कर देने वाली थी बल्कि देश की तस्वीर बदलने वाली भी थी। और यही कारण है कि आज उस क्षेत्र में देश की तस्वीर भी बदली है। वो क्षेत्र है स्वच्छता का। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हमें इस देश को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। बात कुछ दिन बाद आगे बढ़कर साफ पेयजल की गई। स्वच्छ पानी किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, कैसे लोगों तक स्वच्छता के साथ पानी पहुंचाया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई। इस देश के अंदर जल शक्ति मंत्रालय खोला गया और उद्देश्य यही था कि लोगों तक कैसे साफ सुथरा पानी पहुंचाया जाए, इसको लेकर तैयारी की जाए, रणनीति बनाई जाए, और ताकि लोग साफ पानी पी सकें। कैसे इस पूरे मॉड्यूल में काम हुआ है, केंद्र सरकार के इस पूरे मॉड्यूल को अगर समझने की कोशिश करें, प्रधानमंत्री की इस मंशा को समझने की कोशिश करें, तो कैसे इस देश की तस्वीर इतने सालों के बाद अब बदली है। चाहे वो स्वच्छता की बात की जाए, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय के गठन की बात की जाए, चाहे वो स्वच्छ पेयजल लोगों तक पहुंचाने की बात की जाए। दो अलग अलग क्षेत्र के हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आइए सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ उदय रोमन जी हैं, आप रीजनल मैनेजर हैं जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जो वेबकॉस आता है उसके। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ युवा सरपंच भोपाल के पास बरखेड़ी अब्दुल्ला ग्राम की सरपंच, युवा सरपंच, चर्चित सरपंच भक्ति शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। भक्ति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। उदय रोमन जी, सबसे पहले तो शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज जब बात हम स्वच्छता की कर रहे हैं, साफ पानी की कर रहे हैं, और ऐसे में जल शक्ति मंत्रालय का गठन जब केंद्र की सरकार करती है और उसके बाद जिस तरीके से काम होता है, सबसे पहले तो ये कि साफ पानी लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से काम किया है, क्या उसकी मंशा रही है और कितना हम उस तक सफल हो पाए हैं। हाँ, नमस्कार आदित्य। मैं आपको पहले अपना परिचय करा दूं कि मैं डॉक्टर उदय रोमन, मैं जल शक्ति मंत्रालय से ही आता हूं और यहाँ वेबकोस लिमिटेड जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है उसमें एज ए रीजनल मैनेजर मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जैसा सही कहा आदित्य आपने, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा ये बहुत बड़ा हमारा मंत्र है जो कि भारत सरकार ने हमें दिया है। पिछले कई वर्षों से हम स्वच्छता के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर स्वच्छता हम कर रहे हैं तो केवल सतही स्वच्छता हमें नहीं करना है। हमें चाहिए कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो एकदम साफ हो, हमारा जो मल जल जो हम भेजते हैं वो गंदगी जो है नालों में ना बहे, हमारे जो नाले गंदे बहा करते थे वो व्यवस्थित रूप से नाले बहें ताकि हम उसको क्लीन पानी उसमें बहा सकें, और हरित क्रांति आए। तो इन सब के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि अमृत योजना जो भारत सरकार ने बनाई है, मैं यहाँ पर अमृत योजना को भी एज ए टीम लीडर यहाँ कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। और पूरे एमपी में जो 34 शहरों में अमृत योजना लागू की जा रही है उसमें हम लोग कार्यरत हैं यूएडीडी के माध्यम से, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो उसमें एक कार्य स्वच्छता का इसलिए बहुत अच्छा होता है, स्वच्छता से रिलेटेड, क्योंकि उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हम बनाते हैं उसमें जो मल जल होता है उसको साफ करके हम नालों में बहाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और जितना भी गंदा पानी पहले हम सोचते थे कि हमको ड्रिंकिंग वाटर पानी जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, तो तालाबों से, नदियों से हम जिस भी सोर्स से लेते हैं उसको स्वच्छ करते हैं पानी को, और जो लेवल है, पैरामीटर्स हैं, उस पर ला करके और लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। तो स्वच्छता का बड़ा योगदान है इसमें। भक्ति, आप एक सरपंच हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए तो बहुत ग्राउंड लेवल पर जाके करना था। स्वच्छता की बात अगर प्रधानमंत्री ने की थी, लाल किले की प्राचीर से घर घर शौचालय बनाने की बात अगर प्रधानमंत्री ने की थी, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। महिला अस्मिता की बात भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, स्वच्छता की बात तो थी ही। ऐसे में काम पंचायतों का था, पंचायतों में, अपनी पंचायतों में सरपंचों को, वहाँ के सचिवों को शौचालय बनवाने थे और जल्द से जल्द उसको ओडीएफ घोषित करवाना था। कितना बड़ा चैलेंज था। और क्योंकि ये सवाल इसलिए भी आपके सामने, क्योंकि जिस वक्त आप सरपंच बने थे उस वक्त ये शुरुआत थी, उसके बाद घोषणा हुई कि शौचालय बनवाए जाएंगे, और अब चूंकि आपकी पंचायत 2 साल पहले ही ओडीएफ घोषित हो चुकी है, ना सिर्फ आपकी बल्कि देश की कई अधिकतर पंचायतें हैं जो ओडीएफ घोषित हो चुकी हैं। कैसे लोगों के अंदर आपने बिहेवियर चेंज लेकर आना था और कितनी बड़ी चुनौती थी यहाँ तक पहुँचना? तो बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछा आपने आदित्य भैया। सबसे पहले हम लोगों को जब मैं सरपंच बनी थी तो मात्र 9 शौचालय थे बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत में, और आज हमारे यहाँ पे 526 घर हैं। जो पहली वहाँ पे सूची थी उसमें 380 करीबन हम लोगों ने
तैयार करवाए शौचालय। अब लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पहला एक ये बहुत बड़ा डील था, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक परेशानी थी कि हम क्या करेंगे, छोटा सा शौचालय होता है उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या 12,000 रुपये हमारे लिए कम है या ज़्यादा है। और अनमुन हमें देखने को मिलता है कि हर पंचायत एक जैसी नहीं होती। अगर मैं बरखेड़ी की बात करूं तो वहाँ पे करीबन 4 गांव आते हैं और उसमें से 2 गांव पूरे पठार इलाके पर हैं। वहाँ पे सोकपिट गड्ढे 2-2 बनवाना 4-4 फीट या 8-8 फीट के, वो ऑलमोस्ट हमारे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसमें हमें और सरकार सिर्फ मात्र 12,000 रुपये दे रही थी। तो वहाँ पे जरूरत होती है कि जब पूरी पंचायत एक साथ मिले। तो वहाँ के एक बड़े काश्तकार हैं देवांशी, हमने उनसे कहा कि आप अपनी जेसीबी हमें दीजिए ताकि हम वहाँ पे धीरे धीरे करके उनके गड्ढे करवा पाएं। और कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हमें वहाँ पे शौचालयों में जाना है, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे लिए जो खेत है वहाँ जाके करना ज़्यादा सहूलियत की चीज़ है। तो इन 2-3 चीज़ों का भी हमने बहुत ख्याल रखा। तो लोगों के अंदर एक तो चेंज लेकर आना, उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, ये 2 चीज़ें, और तीसरा सरकार की योजना का सही ढंग से वहाँ पे उसको लोगों को वहाँ पे लाभ मिले, ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो 9 बने थे और उसके बाद कोशिश करी हम लोगों ने किसी ठेकेदार की मदद नहीं ली, हमने लोगों से खुद उनको प्रोत्साहन दिया। प्रभात फेरियां लगी एनएसएस की, क्योंकि एक पूरा एक कम्युनिटी जब साथ में मिलकर काम करती तब कुछ अच्छा हो पाता है। और फिर मात्र 1.5 साल के समय में हमारे यहाँ पे पूरी पंचायत में हमारी पंचायत ओडीएफ घोषित हो गई थी। और उसके और जब आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की वहां से कहा था कि नहीं हमको स्वच्छता पे काम करना है, तो स्वच्छता का अर्थ सिर्फ उस समय पंचायतों को ओडीएफ करना नहीं था। उस समय बात आती थी कि वहाँ पे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती थी। उस समय बात आती थी लोगों के अंदर अवेयरनेस की, लोगों के अंदर हम कैसे कैपेसिटी बिल्ड कर पाएं कि वो सही ढंग से चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाएं, हम कैसे रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कर पाएं, हम कैसे स्टॉप डैम्स को, चेक डैम्स को तैयार करें। जो सड़कें बन रही हैं उनमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उनका ड्रेनेज जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये एक ओवरऑल पूरी पंचायत में स्वच्छता कैसे काम करेगी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। उदय रोमन जी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि एक बहुत बड़ा तंत्र था जिसको हमें काम करने की आवश्यकता थी, हम काम लगातार उस पर कर रहे थे, और लेकिन जैसे जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ और उसके बाद स्वच्छ पेयजल की बात है कि अमृत योजना वहाँ पर उस वक्त एक बहुत बड़ा काम कर रही थी, रोल प्ले कर रही थी। कैसे इस पूरी प्लानिंग को की गई, कैसे चीज़ों में चेंज लाया गया, कैसे रणनीतियाँ बनाई गई ताकि जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए पेयजल तो शुरुआत से लोगों को मिल रहा है, लेकिन कैसे उसको शुद्ध लोगों तक पहुँचाया जाए, इस पर किस तरीके से काम? सर आदित्य जी, ये बात आपने बहुत सही कही कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन इसी बात पर हुआ है कि जैसे कि हम अगर जैसे भक्ति जी ने बताया कि रूरल एरियाज भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे अर्बन एरियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन रूरल एरियाज के लिए अभी जल जीवन मिशन, आपने शायद नाम सुना हो जल जीवन मिशन का, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार का और हमारे जल शक्ति मंत्रालय का, जिसमें कि सारे नॉर्थ इंडिया से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक और नीचे साउथ तक लेकर के हम सारे पेयजल के जो है रूरल एरियाज के पेयजल को जो हमारे सीपीएचओ के मानक होते हैं उनके अनुसार हम वो सप्लाई कर पाएंगे, घर घर तक पहुंचा पाएंगे, रूरल में भी। और अर्बन एरियाज के लिए हमारी अमृत योजना हमारे साथ है ही। पुरानी योजनाएं जो थी हमारी यूआईडीएसएमटी और दूसरी योजनाएं जो चल रही है उसके माध्यम से भी हम पेयजल पहुंचा रहे थे। तो मेन काम जो हमारा होता है कि हमारे जो मानक हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, उस हिसाब से उन मानकों के आधार पर जो पीएच वैल्यूज की ठीक रहे, उसमें जो कंटेंट्स होते हैं, केमिकल कंटेंट्स होते हैं वो ठीक रहे, उसे ठीक ठाक पहुंचाने के लिए, दुरुस्त पहुंचाने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ता है और स्कीम बनानी पड़ेगी। अदरवाइज तो आप नल से पानी डायरेक्ट ले सकते हैं और पी सकते हैं, लेकिन नल तक पानी आने के पहले उसमें काफ़ी कार्य करने पड़ते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मनु आबान टेकरी पर एक 50 mld के WTP का उद्घाटन किया था, जो कि अमृत योजना के अंतर्गत ही था। उस 50 mld STP को हम कई घरों तक, मतलब करीब 3.5 लाख घरों तक वो पीने का पानी हम पहुंचा पाएंगे। तो ये पानी जो है हम सीधे बड़े तालाब से, आपने कोहे फिजा के पास में देखा होगा एक हमारा इंटेक बना हुआ है, वहां से इस 50 mld पानी को हम मनु आबान टेकरी तक ले जाते हैं। वहाँ शोधन होता है पूरा, उसके एरेटर्स लगे रहते हैं, उसके क्लैरिफिकेटर्स लगे रहते हैं। तो जितना भी साइंटिफिक तरीके से उसको हम शोधन कर सकते हैं, क्लोरिनेशन कर सकते हैं, उसका डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद जो पानी प्राप्त होता है बिल्कुल पीने लायक पानी प्राप्त होता है और उससे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और यही चीज़ क्योंकि छोटे छोटे गांव में लगाना तो इतनी बड़ी स्कीम नहीं होगी, शायद 5 mld के 10 mld के हमारे प्लांट्स बनेंगे। तो वो जैसे भक्ति जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ क्रांति हमारे गांव में भी है, क्योंकि स्वच्छता की क्रांति एक अलग चीज़ हो गई, स्वच्छ पेयजल की क्रांति एक अलग चीज़ होती है। तो आपके गाँव में भी, क्योंकि जल जीवन मिशन के माध्यम से वैपकोस लिमिटेड जो है सारे इंडिया में, हम लोग भी, हमारे जितना संस्था है उसमें लगी हुई है जल शक्ति मंत्रालय के अधीनस्थ, तो ये जरूर स्वच्छ पेयजल हम गाँव गाँव तक पहुँचाने में सफल रहेंगे।
लेकिन भक्ति, सवाल एक यहाँ भी है कि आप अगर गांव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के घर शौचालय बनवाने के लिए जा रहे हैं तो वो इतनी जल्दी तैयार हो जाए। इतनी आसानी से शायद तैयार नहीं भी होते होंगे कुछ लोग, लेकिन हाँ, अधिक एक बड़ी संख्या थी जो बहुत स्वागत योग्य, उन्होंने इस कदम को माना। ऐसे में उन तक लोगों को जागरूकता लाना कि एक घर में शौचालय बन जाने के बाद किस तरह की समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी, कितनी सुविधा आपको होगी, ये कितना चैलेंजिंग था, और क्या इस तरह की चीज़ें आपकी पंचायत में भी आई थी? बिल्कुल आई थी। ज़मीनी स्तर पे तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मतलब हम जैसे बातों को सुनते हैं कि हाँ, जहाँ जातिगत इश्यूज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं और धर्म को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो जब भी सरकार ऐसी कोई योजना लेकर आती है तो लोगों के उसमें पीछे बहुत ज़्यादा भाव छुपे होते हैं कि नहीं, हम ऐसा क्यों करना है। तो उनके साथ हम लोगों ने काउंसलिंग सेशंस बहुत ज़्यादा करे, उनको हमने उपयोगिता बताई कि क्यों हमारे घरों में हमें शौचालयों की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जो बिल्कुल तैयार नहीं थी कि हमारी पंचायत में शौचालय बने, उनके घरों में बने, क्योंकि वो उस बात पे टिक गए थे, अड़ चुके थे पूरे तरीके से कि हमको तो बाहर जाके ही, मतलब हम अपने खेत में जाके हमें बेहतर लगता है। उस समय उनके दिमाग में ये सोच नहीं थी कि नहीं, महिलाओं के लिए ये एक बेहतर स्थिति है, कभी शाम को बच्चियों को जाना पड़ता है या देर रात लड़कियों को जाना पड़ता है, तो उनको उन चीज़ों के हमको प्रोज एंड कॉन्स समझाने में एक बड़ा समय लगा। और उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारी पंचायत में NSS के बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे आए थे। उन्होंने सुबह 5 बजे से प्रभात फेरियां लगाते थे। उन्होंने हर घर जा जाके लोगों के साथ उन्होंने स्वच्छता के उनको बताया कि क्यों आवश्यक है आपको अपने आसपास सफाई रखना, क्यों आपके लिए शौचालय आवश्यक है, क्यों आपके घर के पास की जो नाली है उसको आपको क्यों साफ सफाई रखना है। आपको शायद याद होगा कि 2-2.5 या 3 साल पहले डेंगू इतना ज़्यादा भोपाल में फैला हुआ था, तो उस समय में ये भी डर था कि जो गंदे पानी की वजह से या लोग जो खेतों में जाते हैं उनको कहीं ना कहीं डेंगू होने की बीमारी ना हो जाए। तो ये 3-4 साल पहले यही इश्यूज चल रहे थे और उसी समय सरकार शौचालयों को बनवाने के लिए लेकर आई थी। तो बट हाँ, लोगों के साथ एक अच्छी जद्दोजहद करी, बट इंग्लिश में कहावत है ना, ऑल दैट एंड्स वेल। सो मतलब सब एक बढ़िया तरीके से हो गया और फिर पंचायत ODF हो गई, फिर हमें स्वच्छता का अवार्ड मिल गया, हमें सफाईगिरी अवार्ड मिला इंडिया टुडे की तरफ से। तो वो एक लंबा एक मेहनत थी जो शायद एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने की नहीं थी, परंतु पूरे 1 साल की थी, जिसमें पूरी पंचायत और आसपास के यंग लड़के लड़कियां लगे हुए थे, तब जाके हम उस चीज को पूरा कर पाए। उदय जी, ये स्थिति तो अगर हम वेबकॉस्ट के साथ की अगर बात करें तो जो भक्ति बता रही है कि NSS और NCC के लोग भी जो हैं उनके साथ आगे आए और उन्होंने भी काम किया। हम देखते हैं कि वेबकॉस्ट और जल शक्ति मंत्रालय के साथ भी स्वच्छता को लेकर भी अगर बात की जाए तो लगातार गतिविधियां चलती रहती हैं, और ये NSS NCC की अगर बात की जाए या और सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं उनकी बात की जाए, वो भी आपके साथ आते हैं। जी, आदित्य जी, जैसा आपको पता होगा कि पिछले कई सालों से, करीब 4 सालों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। करीब मेरे यंग इंजीनियर्स जो 300 इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर्स लेवल पे अगर ये युवा लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो ज़रूर जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो ज़रूर आके जुड़ते हैं। हम जब शाहपुरा लेक की सफाई कर रहे थे मुझे लगता है 2017 में, तो उस समय कई लोगों ने हमें पूछा कि आप रेगुलर काम करते हैं, आप लोग इतना काम करने वाले, मतलब आप कार्यकर्ता बन के काम करते हैं जबकि आप तो ऑफिशियल्स हो। तो हमने बोला सर, ऑफिशियल्स नहीं होता, अगर स्वच्छता की सेवा करना है आपको तो ये कार्य आपको करना ही पड़ेगा। जब हम खुद होकर के कचरा उठाते शाहपुरा लेक में, आपने देखा होगा कुछ गणपति विसर्जन वगैरह होते थे, हमने कई लोगों को रोका कि इसमें आपको विसर्जन नहीं करना है। कर भी देते हैं तो हम उसका फूल पत्ती कचरा जो है हर साल उठाते हैं, और जैसे देवी विसर्जन होता है उसके बाद भी हम शाहपुरा लेक पे जाते हैं, वहाँ का जो पास में विसर्जन घाट है उसका कचरा उठाते हैं, 4 इमली घाट पर जाते हैं, कलियासोत पे जाते हैं। मतलब ऐसी जगह पर कचरा क्या होता है, अगर पड़ा रहेगा तो वो मक्खी मच्छर उस पर घूमते रहेंगे। तो उसी का उद्देश्य लेकर के हमने कुछ लेक्स को, मतलब वाटर बॉडीज को क्लीन किया। क्योंकि हम खुद जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी माननीय, वो भी हमें प्रेरित करते हैं कि आप इस कार्य को करें और लोगों को प्रेरणा दें। हमारे CMD साहब हैं, मिस्टर RK गुप्ता साहब हैं, वो भी हमें प्रेरणा देते हैं कि इस कार्य को करिए। और वो खुद यमुना में जाकर के सफाई करते हैं, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी खुद जाते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब खुद जाते हैं, और ये बहुत अच्छा काम है जिसको करना चाहिए, जिसकी वजह से बाकी स्वच्छ जल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन भक्ति, उदय जी जो बात कर रहे हैं, हम शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाएं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वच्छता के साथ जल मिले, स्वच्छ पेयजल मिले, उसको लेकर किस तरह के काम हो रहे हैं? ओके, तो सरकार की एक योजना है नल जल योजना, जिसके तहत वो कोशिश करते हैं कि हर घर में जो नल पहुंचे। तो हमारी पंचायत में ऐसी 2 नल जल योजनाएं हैं जिसका सेस हमको पहले भरना पड़ता है। एक करीबन है 72 लाख की एक योजना, और दूसरी योजना है करीबन 38 लाख की। तो जब ये जो पूरा इसका हमें सरकार देती है, तो हमें ये दोनों जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अंतर्गत हमें दोनों योजनाएं प्राप्त हुई थी। तो अब हमारी पंचायत के 2 गाँव में दोनों जगह पे एक तो पेयजल है। दूसरा ये है जो सरकार हमको 14 वित्तीय
आयोग का पैसा मिला, पंच परमेश्वर का मिला, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उससे स्टॉप डैम्स एंड चेक डैम्स बनाएं, क्योंकि पेयजल के साथ साथ उनको अपनी जहाँ पे वो खेती किसानी करते हैं वहाँ उनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हमारी पर्सनल पंचायत की बात करूँ तो वहाँ पे 10 एकड़ का तालाब भी है, जहाँ पे हम लोग पानी मतलब जानवरों के लिए, गाय भैंस और जितने भी वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए हम लोग वहाँ पे स्टोर करवाते हैं, तो वो पानी वहाँ पे उनके लिए भी काम आता है। तो ऐसी छोटी छोटी सरकार की योजनाओं को हम लोग यूज करते रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चेक डैम्स हो गए, स्टॉप डैम्स हो गए, और अभी हाल ही में हमें हमारी पंचायत को एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है करीबन 9.5 करोड़ का। वो है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि बरखेड़ी के पास में मुगालिया कोट, फतेहपुर, अमोनी, यहाँ पे करीबन 3000 एकड़ असिंचित जमीन है जिसको सिंचित करने के लिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करा है। तो हम उस प्रोजेक्ट की तरफ भी बहुत मतलब कह सकते हो खुशी से हम देख रहे हैं, क्योंकि उससे एक तो वो साफ पानी है, क्योंकि आपने सर से पूछा तो उदय सर जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे फेज में काम कर रहे हैं, तो वो जो पात्रा नाला है वो हमारी ही पंचायत के पीछे से होकर निकलता है। तो जब वो नाले का जब उसका पानी जब साफ हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि जब वो हमारी पंचायत में आएगा तो वो बिल्कुल पीने लायक पानी होगा। उदय जी, लेकिन वही बात जो भक्ति कह रही हैं कि अगर एक पात्रा नाले की बात उन्होंने कही कि उसका पानी जब साफ हो जाएगा तो पीने लायक भी पानी बन सकता है वो, और आप भी बता रहे हैं कि चाहे वो रेन वाटर की बात की जाए, चाहे वो फ्लड वाटर की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पानी को जो वो ट्रीट करके भी आप लोग पीने लायक बना रहे हैं। क्या कुछ नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि समय के साथ स्वाभाविक सी बात है, जब हम नई टेक्नोलॉजी पर अगर हम आ रहे होते हैं, समय के साथ तकनीक बदलती है आने वाले, क्योंकि आप लंबे समय से पानी को लेकर भी काम कर रहे हैं, क्या समय के साथ अब तकनीक भी बदली हैं और तकनीक को ना सिर्फ बदलना बल्कि उसको अडॉप्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की बात हो जाती है कई बार? बिल्कुल आदित्य, आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि जो हम सीवरेज के क्षेत्र में अगर देखें कि अमृत योजना के अंतर्गत जो सीवरेज का काम होता है, जिसमें हम पाइपलाइन बिछा करके और उस अंडरग्राउंड उस सीवेज को हम एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, जिसको हम सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर बोलते हैं, जिसमें कि आपको जो पानी होता है, इतना जो गंदा होता है पानी, जो 180 ppm हम बोलते हैं उसका पानी जो रहता है, वो आपको बीओडी का पानी होता है, वो आपको 10 बीओडी पानी तक मिलता है। मतलब वो पानी ऐसा होता है जिसको आप खेतों में भी दे सकते हो, और मान लीजिए कि अगर कहीं पीने में आ जाता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, 10 बीओडी से कम हम पानी सप्लाई करते हैं। तो ये जो पानी होता है उसका रीयूज करना बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज वो जितना पानी हमारा है, जितना हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, उसका करीब 80% पानी जो है ये सीवेज का पानी बन जाता है, काला पानी बन जाता है, ब्लैक वाटर बोलते हैं। इस ब्लैक वाटर को टर्न करना, मतलब वाइट प्योर वाटर में टर्न करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पीएलसी स्कैडा भी लगाते हैं। स्कैडा के माध्यम से उसको देखते हैं कि हमें कितना क्लोरिनेशन करना है, कितना एरेशन करना है, किस तरह से उसको सफाई करके कहाँ डालना है, और उसके बाद रीयूज का एक पूरा प्लान, मैनेजमेंट प्लान बनता है। उस पानी को, जो स्वच्छ पानी निकला है सीवेज के बाद में, उस पानी को किस तरह से रीयूज किया जाए, इसके लिए भी काफी जुम्बिश चल रही है। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लगभग मध्य प्रदेश में हम 34 शहरों में जैसे कर रहे हैं, उसमें कई शहरों में जो एसटीपी बनाए जा रहे हैं, वो सारे एसटीपी जो है उनका कार्य यही है कि आप सीवेज के पानी को, गंदे पानी को चेंज करके उसे प्योर पानी में बदल दें। तो ये काम बहुत जरूरी इसलिए होता है कि यही पानी, गंदा पानी जो है, पहले नालों में बहा करता था। आपने देखा होगा कि गंदी नालियां, गंदे नाले, आप अगर देखेंगे अमृत योजना के अंतर्गत, आप सीहोर शहर में चले आइए, हमारा 12 MLD का एसटीपी है, जो कि अभी बनके तैयार हो चुका है। करीब हमारा 2017 में, हम लोग 18 में हमने उसका उद्घाटन कर दिया था, और वो एसटीपी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। और उसको मुझे लगता है कि भक्ति जी आप भी विजिट कीजिए उस एसटीपी को, और उसमें देखिए कि पूरा पानी, शहर का जो गंदा पानी है सेंट्रल जोन का, वो हम ट्रीट करके उस पानी को सीवान नदी में बहा रहे हैं। तो सीवान नदी जो पहले काले पानी से बहा करती थी, आज एकदम स्वच्छ बह रही है। हाँ। हम यही काम ग्वालियर में कर रहे हैं, यही काम हम भोपाल में कर रहे हैं। भोपाल माहौली रामखेड़ा में आपने देखा होगा, अब ये भी उद्घाटन किया है, उस हमने एसटीपी का 35 MLD का एसटीपी है। तो ये जब एक बार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाएंगे तो ये पानी पूरा स्वच्छ होकर के नालों में बहेगा। तो भक्ति जी जैसी बोल रही है वो बिल्कुल सही है। नालों में स्वच्छ बहेगा तो रिसाई भी स्वच्छ पानी, और इससे मतलब ग्राउंड लेवल भी जो होगा वो अच्छा बनेगा। भक्ति, लेकिन हमने आमतौर पर देखा गांव में जो सरपंच होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा उम्र के होते हैं, या फिर कुछ सरपंच तो ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ घर में बैठने के सरपंच होते हैं और बाहर फील्ड पे नहीं होते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जब समाज में आए, आप सरपंच बने, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, और एक नई विजन, नए आइडिया के साथ यूथ जब आगे आया, जिस वक्त आपने सरपंच का पद संभाला था, उस वक्त आपने भी कई विचार रखे होंगे कि हाँ मेरी पंचायत ऐसी हो, मेरी पंचायत में ये सारे काम हो। इससे इतर अगर हम आते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने जो योजनाएं लेकर आई, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए, ये तमाम वो बेसिक चीज़ें थी जो पंचायतों में सरपंचों को करनी होती हैं।
क्या ये वो विजन के साथ मैच कर रही थी जिस तरीके से आपको लगा हो कि हाँ एक मेरी पंचायत आदर्श पंचायत बने, आंगनबाड़ियाँ उसमें अच्छी हों, साफ पानी मिले, लोगों के घर में टॉयलेट्स हो? आप एक यूथ होने के नाते आपको लगता था उस वक्त कि हाँ ऐसा कुछ मेरी पंचायत में हो, और जब इस तरह की स्कीम्स सामने आई, इस तरह के प्रोग्राम सामने आए, तो उससे कहीं ना कहीं विजन और क्लियर होता गया, हेल्प मिली? बिल्कुल, मतलब ये तो आपने शायद मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि जब भी कोई सरपंच एक यंग, एक एजुकेटेड इंसान बनता है तो उसके पास एक विजन होता है अपनी पंचायत को लेके। मैं स्वच्छता से थोड़ा सा दूर भटकूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे चुनाव और मोदी जी के चुनाव एक साथ हुए थे। तो हम अक्सर ये सोचते थे कि पता नहीं ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन लोगों के सीधे खातों में पैसे आएंगे, तो ना तो सरपंच और सचिव को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। उस समय फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत दो चीजें आ गई, एक आ गया जनधन योजना और दूसरा आ गया कि सबको अपने खाते खुलवाने, डायरेक्ट बेनिफिट होगा। आप देखिए उससे करप्शन कितना कम हुआ। अब हम मूलतः बात करें अपने 4.25 लाख गांव के बारे में अगर हम डिस्कस करें, या 2.25 लाख पंचायतें मध्य प्रदेश में, आज 80,000 पंचायतें हैं। इन पंचायतों में क्या दिक्कत है, हम 70 साल आज़ादी ऑलमोस्ट हमारे ज़्यादा हो गए, तो 74 ईयर्स हो चुके हैं, हम आज भी इन्हीं बातों को डिस्कस करते हैं कि हमारे देश में सड़क की बहुत दिक्कत है, लोगों को पीने के पानी की दिक्कत है, उनके घर नहीं बने। मगर इनके साथ अगर कोई व्यक्ति 2014 में एक विजन लेकर आता है कि नहीं अब तो हमको स्वच्छता को फुल एंड फॉर्म में लेकर आना है। मुझे आज भी याद है जब हम पढ़ते थे कि सबसे निर्मल कोई स्टेट है तो वो सिक्किम है, मगर और बाकी स्टेट्स का कहीं नाम ही नहीं आता था, क्योंकि वहां पे कभी इस विजन के साथ काम नहीं हुआ। अब आज अगर मध्य प्रदेश में यंग जितने भी लड़के लड़कियां सरपंच हैं, उनका पहला टारगेट ये होता है कि नहीं पंचायत ODF हो, हमारी पंचायतों की आंगनवाड़ियां मॉडल आंगनवाड़ियां हो, और अब स्कूलों का 100% एनरोलमेंट हो, बच्चे मैल न्यूट्रिशन नहीं हो, व्यक्ति को पानी पीने का साफ मिले। हमने अपनी पंचायत में वाहे करके कंपनी उनका कोलैबोरेशन करा, वो लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के औरों हमें देते हैं, जिसमें साफ पानी रिस्क के 1.25 घंटे में 6 लीटर साफ पानी मिलता है। उन्होंने हमें 3 दिए, हमने तीनों अपने स्कूल में लगाए। तो हमारी पंचायत में, और ये क्या है, ये हमारे पास जो उन्होंने तो हमें CSR के तहत दिए, मगर इतने महंगे नहीं है, मात्र 4,000 रुपए का कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, जो 1 साल पूरे परिवार को मतलब चल सकता है, और जो उसके अंदर की कैंडल चेंज होती है वो मात्र शायद 1,000 रुपए की है। तो इन ऐसे विजन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे वो लोग फ्री 1 रुपए का पानी 1 लीटर दे रहे हैं। तो इन सोच के साथ अगर सरकार भी ऐसी कोई योजना लेकर आती है, हमारा ऐसा विजन है, तो मुझे लगता है पैरेलली एक साथ चल के वो एक नए भारत के ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, नए विश्व का मतलब नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। उदय जी, आने वाले समय में हम और इसको जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका को किस तरीके से और देख पाएंगे समाज में, क्योंकि जिस प्लान के साथ आप लोग काम कर रहे थे वो अब लगभग मैं मानता हूँ कि एक कॉन्क्रीट स्टेज पे अब वो आ चुका है, और उसके आने के बाद जो एक हर व्यक्ति तक स्वच्छ पानी पहुँचाने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, भारत की सरकार जिस पर काम कर रही है, उस तक हम कब तक पहुंचने की स्थिति में आ जाएंगे? आदित्य, एक बात आपको बता दूं कि केवल स्वच्छ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती, पानी होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जल शक्ति मंत्रालय का शुरू से, जब से गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने पदभार संभाला है, वो इसी बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जल को बचाइए, जल को संचय कीजिए। अगर जल ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको ट्रीट कर पाएंगे, कैसे क्लीन कर पाएंगे? इसके लिए आपको बूंद बूंद बचाने के लिए क्या करना होगा, जैसे मैं भक्ति से अभी बात भी कर रहा था कि जैसे इनके गांव में पानी की हमेशा कमी हो जाती है, तो आपका जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एक बहुत बड़ा अभियान है ये जल संचय का, कि आपके जितने भी छत पे पानी आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग से हो, चाहे आपके घरों से हो, उस पानी को आपको ग्राउंड वाटर में डालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पानी ग्राउंड वाटर में नहीं जाएगा तो आपके नदी, तालाब जितने हैं, नाले हैं, ये सब सूख जाएंगे थोड़े दिन में, क्योंकि सरफेस वाटर से वेलोसिटी के साथ ये पानी बह जाता है और पच नहीं पाता। जमीन में अगर पचेगा नहीं पानी, तो पानी कभी भी रिसाव के थ्रू आपके नदी नालों में नहीं आ पाएगा। यही कारण है कि अपने खेत भी सूख जाते हैं, खेत बंजर हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी, जल शक्ति मंत्रालय का यही टारगेट है कि हम 2025 में बिल्कुल इतने सद्धर हो जाएं कि हमारे सारे गांव के तालाब, गांव की नदियां बहती रहें, और उसके जितने भी नाले हैं वो स्वच्छ बहते रहें। लेकिन स्वच्छ बहने का ही नहीं होता है, लेकिन आपको संचय करना बहुत जरूरी है, तालाब बनाना बहुत जरूरी है। जैसे भक्ति भी बता रही थी, हमारा वो जगह ही नहीं है कि हम वहाँ तालाब बना सकें। तो उसका टोपोग्राफिकल सर्वे कराएं, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर ऐसा लगता है कि इस जगह पर बन सकता है, हो सकता है कि जैसे उन्हें एक कंसल्टेंट ने बताया था कि वहाँ पानी रुकेगा नहीं, वहाँ की जमीन इस तरह की हो सकती है कि शायद वो पानी को ना रोकने दे, लेकिन हम और सर्वे करके कि दूसरे तरीकों से उसको पानी को रोक सकते हैं। आप ग्राउंड वाटर में पानी जाने दीजिए उस चीज को। तो बहुत बड़े बड़े शहरों में तो बहुत जरूरी कि हम एक क्या बोलते हैं उसको, अभियान चलाएं और सारे लोगों को प्रेरित करें कि आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो जरूर करें और पानी को अंदर पहुंचाएं। भक्ति, अब आगे क्या, क्योंकि ODF आपकी पंचायत हो चुकी है, अब इसको मेंटेन भी करना है, और जिस तरीके से स्वच्छता अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, अब पहले तो शहरों को दिए जा रहे थे, अब पंचायतों तक वो पहुंच गए हैं, पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और
कई अवार्ड मध्य प्रदेश की पंचायतों को भी मिले हैं। ऐसे में क्या उस दौड़ में भी आपकी पंचायत या मध्य प्रदेश की और पंचायत जो है वो आगे किस तरीके से अब काम करने की आवश्यकता है, उसको कैसे अब मेंटेन करने की आवश्यकता है? आदित्य जी, मैं बिल्कुल सर की बात से सहमत हूँ। उदय सर ने 2-3 अच्छी बातें बताई कि अब हम शौचालय बना चुके हैं। ये शौचालयों में दो क्या कहते हैं सोक पिट्स हैं, तो ये शौचालय आने वाले 30 से 35 साल या 40 साल तक इनके ऊपर अगर हम नहीं भी ध्यान देंगे तो ये वर्क अपॉन करते रहेंगे। अब इसके बाद आवश्यकता है कि हम लोग थोड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे जाएं, हम सॉलिड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं कि उसके ऊपर जाएं, क्योंकि हम लोग खुद रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी हमारी पंचायतों में हैंडपम्प्स हैं उनके पास हमें सोक पिट गड्ढे जरूर करवाने चाहिए, क्योंकि हमने अपनी पंचायत में करवाए हैं और 21 ट्यूबवेलों के आसपास भी हमने सोक पिट गड्ढे करवाए। तो इनसे कम से कम धीरे धीरे करके जब पानी रिसेगा तो उसके ऊपर एक अच्छा काम हो सकता है। हाँ। शॉर्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि साउथ के स्टेट बहुत अच्छा रेन वाटर का जो उसका कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। हमको अपने जो हमारे खेती का जो हमारा एरिया है तो वहाँ पे हमको तालाबों के ऊपर काम करना चाहिए और स्टॉप डैम्स और चेक डैम्स को लेकर सरकार को बहुत स्ट्रांगली काम करना चाहिए, जिससे हम आने वाली बाढ़ों से अपने आप को बचा पाएंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही है भक्ति आप। इस पर मुझे लगता है कि जल शक्ति मंत्रालय भी काम कर रहा है और केंद्र के सरकार के तमाम जो है वो भी काम कर रहे होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे उदय रोमन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भक्ति शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हम देंगे, क्योंकि आप उस ऐसे काम में लगे हुए हैं जो एक सीधे आम जनता तक पहुंचता है, देश के एक साधारण व्यक्ति तक पहुंचता है। और जिस तरीके से स्वच्छता का सपना इस देश में प्रधानमंत्री ने दिखाया है, आम जनता को साफ पानी उन तक पहुंचे, इस बात का संकल्प लिया है, उसके लिए उम्मीद यह है कि जिस तरीके से काम हो रहा है ये आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अपने मूर्त रूप में साफ तौर पर देखा जाए तो वो भी दिखाई देगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।